हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे जो कोशिका के विभिन्न जो अंगक हैं। आप जानते हैं या फिर मैंने भी डिस्कस किया है कि जो सेल होती है उस सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होती है अर्थात साइटोप्लाज्म होती है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी छोटी बड़ी मशीन लगी होती है। जो ये छोटी बड़ी मशीन होती हैं उन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग कहते हैं, यानी कि कोशिका के अंगक कहते हैं। जिस तरह हमारी जो बॉडी है यानी कि शरीर है, उस शरीर में कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के सिस्टम, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारी ये सब हमारे क्या है, हमारे बॉडी के अंग है, हाथ, पैर, नाक, कान, ये शरीर के क्या है, अंग है। इसी तरह जो हमारी जो सेल होती है, इस सेल्स के अंदर यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म अर्थात जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में अलग अलग कार्य करने के लिए छोटी बड़ी मशीन है। ठीक, जो ये छोटी बड़ी मशीन है बहुत छोटे से मशीन होती है, क्योंकि सेल को हम लोग जब नहीं देख पा रहे हैं बिना माइक्रोस्कोप के, तो सेल ऑर्गेनल्स यानी इन छोटी मशीन को भी नहीं देख पाएंगे। जो ये छोटी मशीन है इन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, यानी कि कोशिकांग कहते हैं। और प्रत्येक कोशिकांग अपना विशेष काम करती है, यानी कि उनका अपना एक विशेष कार्य होता है, जिसको मैंने आपके एक स्टेप में बताया था। एक वीडियो में मैंने न्यूक्लियस की यानी कि केंद्रक की संरचना और केंद्रक कैसे काम करता है। ठीक, आज मैं आपको नेक्स्ट जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं यानी कि कोशिकांग होते हैं उसके विषय में बताऊंगा। आज मैं आपको ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों आप लोगों को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम लोग ईआर कहते हैं। ये मशीन है, ध्यान रखना सभी लोग, कहां पाई जा रही है? कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, देखिए एंडो मतलब अंदर, प्लाज्म मतलब प्लाज्मा जो है यानी कि प्रोटोप्लाज्म है, और रेटिकुलम मतलब जालनुमा एक क्या है, संरचनाएं कुछ हैं आपके किसमें, जो आपके सेल्स के प्रोटोप्लाज्म है यानी कि साइटोप्लाज्म है, उसमें एक जालनुमा संरचना होती है जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारी जो सेल है ना, उस सेल्स के अंदर आपने देखा क्या था कि न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या? न्यूक्लियस। ठीक, ये देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये हमारी क्या है, एक राउंड सेल्स है यानी कि गोल सेल। गोल सेल्स के अंदर क्या है, ये आपने देखा था बाइलेयर यानी कि द्विस्तरीय प्रकृति आपकी क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। ये क्या है बाबू? न्यूक्लियस है। समझ में आया बच्चों सभी को? ये क्या हमने बनाया? न्यूक्लियस। आपने पढ़ा ना, सेल को कंट्रोल करता है और आनुवंशिक की जो लक्षण होते हैं उसको नई पीढ़ी में ले जाने का काम करता है कौन? न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस होता है इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, केंद्रक कला पाई जाती है, उसको अपने पिछले वीडियो में देखा था। जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है ना, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लगी हुई, ऐसे देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यानी कि केंद्रक कला से लगी हुई नलिकाओं की क्या होती है, नलिकाओं की एक जालनुमा ऐसी संरचना पाई जाती है। ध्यान देना कि ये क्या है, ये सेल है, ये साइटोमेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद आया कुछ? याद करिए, मैंने सभी बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये साइटोसाल क्या, साइटोप्लाज्म क्या, साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस, इसके अंदर डीएनए तैयार मैंने बताया। तो देखिए, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उसमें डबल लेयर मैंने दिखाया था, न्यूक्लियर कोर भी मिल रहा था, उसको याद रखना, मैंने सिंगल ही यहाँ दिखाया। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई नलिकाओं की आपने क्या देखा, एक जाल देखा। कहां तक? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली होती है, और यही जो नलिकाओं की जाल होती है इसे हम लोग ईआर क्या, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, ओके। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि हमारे सेल्स के अंदर उपस्थित हमारे
सेल्स के अंदर उपस्थित नलिकाओं की एक जाल होती है, नलिकाओं की एक जाल होती है जो आपके केंद्रकला से जुड़कर कहां तक, कोशिका कला तक फैली होती है, ठीक है ना। इसकी खोज आपके एक साइंटिस्ट थे, K.R. पोर्टर। समझ में आया बच्चों, कौन से वैज्ञानिक, K.R. पोर्टर इन 1945। कब, इन 1945 यानी कि 1945 में आपके एक साइंटिस्ट कौन, K.R. पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने आपकी क्या किया, ER की खोज की, ठीक। ऐसे में हम लोग एक चित्र बनाते हैं, देखिए ER जो है, देखिए ये क्या है, आपके केंद्र कला हो जाती है, ठीक, द्विस्तरीय केंद्र कला ये मिल रही है आपको, ठीक है। ये हमने बना दिया केंद्र कला, और इससे जुड़ी हुई आपने देखा क्या, अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि इससे जुड़ी हुई आपकी क्या होती है, एक नलिका होती है, क्या होती है, देखिए ये नलिकाएं दिख रही हैं, ठीक है। और ये नलिकाएं जो होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, इसी को ही हम लोग ER कहते हैं। समझ में आया सभी को, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ER कहते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। याद रखना, काफी इंटरटेनिंग नॉलेज है बाबू ये सब। ये क्या है, ER हो गया, ये ER हो गया, और ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैं लिख दे रहा हूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला, ठीक। केंद्रक कला से जुड़ी हुई नलिकाएं जिसे हम लोग ER ट्यूब कहते हैं। जो ER की नलिकाएं होती हैं, इन नलिकाओं पर आपके कुछ जगह ऐसी संरचना पाई जाती है, दानेदार, ठीक है ना, ऐसी कुछ संरचना दानेदार पाई जाती है। ऐसी जो ये दानेदार संरचना होती है इसे हम लोग RER कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं, RER कहते हैं। जिस पर ये दानेदार संरचना नहीं पाई जाती है इसे हम लोग SER कहते हैं। क्या कहते हैं, SER। अभी मैं इन दोनों को समझाऊंगा। देखिए ये जो ट्यूबल्स होती हैं, यानी कि जो नलिकाएं होती हैं जो यहां से यहां तक फैली होती हैं, ये एक नली द्वारा जुड़ी होती है जिसे हम लोग इंटरसिस्टर्नल कनेक्शन कहते हैं। इंटरसिस्टर्नल कनेक्शन कहते हैं। याद आया, कुछ समझ में आया। दोनों नलिकाएं क्या हैं, कनेक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसिस्टर्नल कनेक्शन कहते हैं, ठीक। ये जो ER होती है, ER की जो मेम्ब्रेन होती है ना, मैंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल आपको पढ़ाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का के विषय में बताया था, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान जो होती है ER की भी संरचनाएं होती हैं। याद आते हैं कि जो ये ER है, इसकी संरचनाएं अपनी होती है शरीर में। देखिए ये 3 प्रकार की होती हैं। एक जो होती है, पहली वो सिस्टर्नी, जिसे हम कहते हैं, क्या, सिस्टर्नी, ठीक। दूसरी जो होती है वेजिकल्स या फिर वेसिकल्स कहेंगे, चलिए वेसिकल कहते हैं। तीसरी जो होती है वो होती है ट्यूब्यूल्स। ये 3 तरह की आकृति होती है किसकी, ER की। सिस्टर्नी जो होती है ये लंबी, चपटी और फ्लैट नलिकाओं की संरचना होती है, बंद नलिकाओं की संरचना होती है। देखिए चपटी नलिकाओं की जो संरचना होती है ER की, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान देना कि ER की जो चपटी नलिकाओं की संरचना होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। बेसिकल का मतलब होता है थैली। ER की जो थैलीनुमा संरचना, ऐसी जो होंगी, ऐसी संरचनाएं जो होती हैं थैलीनुमा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकल कहते हैं, थैली, यानी कि इसके द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिए ट्यूब्यूल्स का मतलब जो होता है नलिकाएं, यानी कि इसकी जो बनावट होती है वो क्या होती है, नली के आकार की। कैसी होती है भैया, नली के आकार की इसकी क्या होती है, बनावट होती है। किसकी, ट्यूब्यूल्स की। तो देखिए इस 3 तरह की क्या है कि ER की क्या होती है, संरचना होती है। ER की 3 तरह की संरचना होती है, आकृति होती है। सिस्टर्नी मतलब फ्लैट नलिकाओं के समूह, बेसिकल मतलब थैलीनुमा, और ट्यूब्यूल्स मतलब ये भी नलीनुमा संरचनाएं हैं, ठीक। ऐसा में अब आते हैं हम लोग ER की टाइप्स होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ ER। टाइप्स ऑफ ER के प्रकार होते हैं, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं। एक जो होती है वो आपकी होती है SER, या फिर इसे हम लोग कहते हैं स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, RER। और दूसरी जो होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, दूसरी ये टाइप है, इसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। यानी कि इसे हम लोग, सॉरी ये जो है SER है, क्या है बाबू, SER, क्योंकि स्मूथ है तो ये SER और ये आपके RER। देखिए स्मूथ यानी कि जो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सपाट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो ER की जो ये ट्यूबल्स है, जो नलिकाएं हैं, क्योंकि इस पर दानेदार संरचना नहीं पाई जाती, इसलिए हम लोग इसे सपाट यानी कि मुलायम ER कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि चिकनी, क्या चिकनी, इसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इस पर दानेदार संरचनाएं नहीं, ठीक, ऐसा में। लेकिन जो ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इस पर आपकी दानेदार संरचनाएं हैं, और दानेदार ये जो संरचनाएं हैं ना, इन्हें हम लोग राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। इस पर राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है, इसलिए क्या है, चिकनी है, इसलिए इसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बट इसमें देखिए यहां पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, इस पर नहीं पाया जा रहा, कौन, ये राइबोसोम है। लेकिन यहां पर क्या है कि दानेदार संरचनाएं पाई जा रही है, इस कारण इसे हम लोग, ये क्या है, खुरदरी होगी, आपको दिख रहा है दानेदार संरचनाएं पाई जाएंगी तो खुरदरी होंगी, इसलिए हम लोग इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी कि RER। समझ में आया। देखिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना बेटा, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ऐसे स्थानों पर पाई जाती हैं जहां फैट यानी कि लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये हमारे जो मसल्स होती हैं उन मांसपेशियों में अधिक पाई जाती है, ठीक है ना, ऐसा में। और ग्लाइकोजन स्टोरिंग जो सेल्स होती हैं, यानी कि जहां पर ग्लाइकोजन का क्या होता है, निर्माण होता है, उन स्थानों पर ही आपके जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे में। देखिए ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इस पर इनके द्वारा है क्या किया जाता है कि जो लिपिड्स है, ठीक है, लिपिड्स हैं, इनका फॉर्मेशन किया जाता है, यानी कि जो फैटी चीजें हैं, वसीय चीजें होती हैं, उन वसा वाली चीजों का फॉर्मेशन यहां पर किया जाता है, यानी कि SER। देखिए बहुत सारे वसीय हार्मोन्स होते हैं, ठीक, उन हार्मोन का फॉर्मेशन किया जाएगा, जैसे आपके एस्ट्रोजन्स हो गए, ठीक है ना, तो इन चीजों का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण किया जाएगा कहां पर, SER पर। जबकि जो RER है, RER पर मौजूद जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम द्वारा आपके बनाया जाता है प्रोटीन का, किसका निर्माण किया जाता है, प्रोटीन का। देखिए ये जो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या लगी हुई है, राइबोसोम। राइबोसोम एक दानेदार संरचना है, आगे मैं राइबोसोम की संरचना भी बताऊंगा आने वाले वीडियो में। देखिए इस राइबोसोम की मदद से इस RER पर आपके बनाए जाते हैं क्या, प्रोटीन बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, प्रोटीन बनाई जाती है, ठीक है ना, प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। देखिए इस प्रोटीन का अलग अलग शरीर में अपना काम है, कुछ प्रोटीन आपकी क्या करेंगी, एंजाइम का निर्माण करेंगी, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो शरीर की क्रियाओं को क्या करते हैं, तीव्र करते हैं। तो कुछ प्रोटीन का निर्माण, कुछ प्रोटीन आपके एंजाइम का निर्माण करेंगे, कुछ प्रोटीन आपके हार्मोन का निर्माण करेंगे, ठीक, ऐसा में। तो ये काम करती हैं आपके क्या, RER। ऐसे ऑर्गन जहां पर क्या, ऐसे ऑर्गन जहां पर आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन अधिक होता है, यानी कि आपके प्रोटीन का निर्माण अधिक किया जाता है, उन स्थानों पर ये आपके अधिक पाए जाते हैं। जहां पर वसीय चीजों का ज्यादा निर्माण किया जाता है, वहां पर ये अधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कहा कि ये जैसे कुछ ग्लैंड्स होती हैं हमारे, जो फैटी हार्मोन्स बनाती हैं, यानी कि वसीय हार्मोन बनाती हैं, उन स्थानों पर ये आपके ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये काम क्या होता है, इन आपके RER एंड SER का होता है।
देखिए आपके 9th लेवल पर बहुत ज्यादा हम लोगों को विस्तृत नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं बहुत लेंथी वीडियो को नहीं बना रहा, कम समय में आपके सॉलिड मैटर देने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में जितना लिखा है उसी के अनुसार हम लोगों को पढ़ना है। बहुत ज्यादा हम लोगों को 9th लेवल पर ब्रॉड नहीं पढ़ना है, बट जो भी पढ़ना है वो सॉलिड मैटर को हम लोगों को पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, यानी कि जो ये ईआर होती है, इसके हम लोग फंक्शन जान लेते हैं। का फर्स्ट फंक्शन हमको क्या मिल रहा है कि देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और ये आपकी साइटोमेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला होता है, ठीक। तो ये क्या करता है, इसके सेल्स के अंदर फैलकर सेल्स को एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। सपोर्ट जानते हैं ना, सहारा देना, क्या यांत्रिक सहारा देता है। क्या करता है, यांत्रिक सहारा, यानी कि इस कोशिका का कह सकते हैं थोड़ा कंकाल बनाने का काम करता है। ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कौन, ये ईआर। पहला चीज जानना है, यांत्रिक सहारा देता है, यानी कि सेल को तने रहने में कह सकते हैं मदद करता है, पहली चीज। दूसरी जो है, दूसरी स्टेप में हम लोग दे सकते हैं कि जो एसईआर होती हैं, इस एसईआर पर वसीय चीजों को बनाया जाता है, वसा वाला चीजों को बनाया जाता है, जो फैट होती है, ठीक। ये फैट्स होती हैं, इन फैट का अपना एक रोल होता है। कुछ फैट जो होंगी वो आपके क्या करेंगे, हार्मोन में बदल जाएंगे, ठीक है ना, आपने देखा था। या फिर आप देख सकते हैं, आप यहां समझ सकते हैं कि जैसे हमने कहा था कुछ जो जन्म से संबंधित हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन वसीय हार्मोन होते हैं, तो उनका क्या होगा, निर्माण होगा। और आरईआर द्वारा जो प्रोटीन का निर्माण होता है, आरईआर द्वारा क्या होता है कि प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं, कुछ हार्मोन बनाएंगे, कुछ एंजाइम बनाएंगे। तो ये भी तो काम है आपके। आरईआर पर क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन जो होती है कुछ प्रोटीन आपके एंजाइम बनाएंगे, कुछ हार्मोन बनाएंगे। एंजाइम आपकी जैव क्रियाओं को क्या करती हैं, फास्ट करती हैं, और हार्मोन क्या करती हैं, ये भी लगभग इसी तरह ही काम करती हैं, बट ये जाकर फंक्शन को क्या करती हैं, थोड़ी सी प्रेरित करती हैं, जिसका आप हार्मोन और एंजाइम को लेकर आप हाई स्कूल में पढ़ेंगे और फिर आप आने वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों काम करते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है, इसके अलावा ये भी तो है, ये भी तो मेम्ब्रेन ही है, क्योंकि ईआर क्या है, बंद नलिकाओं की एक जाल होती है, बंद नलिकाओं की एक जाल होती है जो आपके न्यूक्लियस से आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई है। तो ये भी किसी न किसी पदार्थ की बनी होगी। तो हमने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड की बनी होती है, यानी कि प्रोटीन चाहिए और क्या चाहिए, फास्फोलिपिड चाहिए, यानी कि फैट चाहिए। लिपिड क्या है, फैट है। तो ये जो आपके ईआर पर जो आपके प्रोटीन बनती है, यानी कि आरईआर पर जो प्रोटीन बनती है, और एसईआर पर जो आपकी क्या बनती है, वसी चीज बनती है, यानी कि फैट का निर्माण होता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सेल के इस मेम्ब्रेन को, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और जो भी कोशिकांग हैं उन कोशिकांग के मेम्ब्रेन को बनाने का काम करती हैं। ये भी कार्य मिल जाएगा हम लोग, ठीक। कोशिका मेम्ब्रेन कहीं टूट रही तो उसको भी बनाने का काम करेंगे, ठीक। ऐसे में कोशिका विभाजन में एक नई, यानी कि कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं, नई सेल बनाती हैं, तो उसमें एक मेम्ब्रेन बनाने की जरूरत होती है। तो यही पदार्थ जो होते हैं जो आरईआर पे बनते हैं और एसईआर पे बनते हैं, यानी कि प्रोटीन बनती है और जो वसीय चीज बनती है, ये दोनों मिलकर आपके दीवार बना देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण कर देते हैं। तो ये काम होता है, ठीक। तो ये क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इतना आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। समझ आपको लगभग समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। किसी भी तरह की समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।